नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इस नए अंक में स्वागत करते हैं। मेरा नाम है दिवेश। आज के अंक में बात ऐसे राजनेताओं को लेकर हम करने वाले हैं जिन्होंने सियासत के हर एक उस रंग को अलग रख दिया है जो वाकई में उन पर भर भर कर नज़र आता था। जो एक समय अपने आप को मुस्लिम वोट बैंक का बहुत बड़ा हौवा मानते थे और कश्मीर के लिए ऐसा लगता था कि उनसे बड़े राजनेता जो हैं वो दूसरे इस पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं हैं। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं केरल में कम्युनिस्टों के गढ़ से लेकर जम्मू कश्मीर तक और साथ साथ हैदराबाद की उन गलियों से जहां मुस्लिम वोट बैंक ने बीजेपी को पूरी तरह से धाराशायी कर दिया था। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक राजनेता ऐसा था जिसकी आवाज़ पर लाखों की तादाद में भीड़ मौजूद हो जाती थी। अपने आप को बैरिस्टर कहलाने वाले ओवैसी की चर्चाएं हर जगह पर थीं। हर जगह उनके बयानों को लेकर अक्सर सियासत होती रहती थी, जिसमें साफ तौर पर हम देख सकते थे कि कभी उनके भाई जो है वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की धमकी देते थे, तो कभी मुस्लिमों को वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए, तो कभी सीए के नाम पर हर समय जब इस देश में ये बरगलाने की कोशिश की गई तो उस समय ये बात दिखाई दी कि आखिर में अभी भी राजनीति का जो ज़मीर है वो वाकई में इस देश में जिंदा है। हम ये तो नहीं कहते हैं कि राजनीति का जो ऊँट है वो किस ओर करवट लेगा, हम इसको भांप भी नहीं सकते। हम इस बात का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि राजनीति में कौन किसका कितना बड़ा हितैषी है। और खासकर उस ओवैसी के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे जिसने साफ तौर पर यह दिखाया कि हमसे बड़ा प्रधानमंत्री मोदी का विरोधी और खासकर बीजेपी का विरोधी कोई दूसरा नहीं है। उनके ऊपर ये तमाम आरोप लगे कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह कार्य करते हैं, मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये वाकई में ज़मीन पर उतरता हुआ एक ऐसे सितारे की तरह है जो वाकई में सदियों तक अपनी जो चमक है वो छोड़कर जाने वाला है। उसका कारण आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की उस राजनीति के बारे में देख सकते हैं। जिन उमर अब्दुल्ला को अलगाववादियों का मुख्य चेहरा माना जाता हो, जब ये कहा जाता हो कि ये लोग अलगाववाद के साथ खड़े हैं, और ख़ासकर केरल में भी शशि थरूर जो कांग्रेस के लिए एक संजीवनी के तौर पर देखे जाते थे, उन राजनेताओं ने अपनी एक ऐसी पहचान इस दौर में छोड़ी है जो शायद सदियों तक कोई ही भूल पाए। जी हाँ, हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। राजनेताओं के बयान तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। हर एक राजनेता जो है वो अपने ढंग से इस चीज़ को देख रहा है और हर एक राजनेता अपने ढंग से इसको अपने तराजू में तौल रहा है। मगर कहा यह जाता है कि देश जो है वो ही सर्वोपरि है, इसलिए किसी पार्टी का कोई राजनेता क्या कह रहा है, उसकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहा है, इसके बारे में चर्चा ना कर कर अगर हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि वाकई में क्या ये राजनेता हमारे लिए एक तौर पर वरदान है, तो ऐसा ही कुछ अभी इन तीनों राजनेताओं को देखकर नजर आ रहा है। तो अपने अंक की शुरुआत करें और बताते हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये नाम भी रखा गया था तो कुछ लोगों को मिर्ची लग चुकी थी। और यही नहीं, तमाम उन राजनीतिक दलों के द्वारा जो जो बयान आए हैं वो शायद बताने लायक भी नहीं है, मगर आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर किसी के भी बयान सबसे ज़्यादा चर्चा में है तो वो ओवैसी ही हैं। ओवैसी ने क्या ऐसी अपनी पहचान बनाई है कि बीजेपी के तमाम बड़े राजनेता हों या छोटा राजनेता, टीवी डिबेट्स में बैठा हुआ हर एक वो प्रवक्ता अब उनकी तारीफ़ें करने से नहीं चूक रहा है। और यही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने ये तक कह दिया था कि हमारा सब कुछ यही है, हमारा ज़मीर भी यही है, और हम जो भी केंद्र सरकार इस आतंकी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करेगी, हम मरते दम तक उनके साथ खड़े रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे बयान के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति ने एक अलग तरह का रुख कर लिया है। हालांकि ये बातें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का एकमात्र चेहरा महबूबा मुफ्ती को रास नहीं आया और वो इस बात का विरोध करने लगी, ऐसा लगता है कि पत्थरबाजों के सामने
कोई अपना सीना ठोक कर खड़ा हो गया हो और ये कह रहा हो कि नहीं, ये कार्य जो है वो सही किया जा रहा है। साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला के बयानों ने ये बात दिखा दी है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के उस कदम की भरसक सराहना कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये भारत ही है जो ऐसे राजनेताओं को झेलने के बावजूद भी उनको ये समझाता है कि जो कुछ है वो यहीं से है। इसलिए कम से कम वो ऐसी बयानबाजियों से तो बिल्कुल बचते नजर आए, क्योंकि कब उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह डेलीगेशन भेजने का फैसला लिया था उसमें ये तीनों चेहरे विपक्ष के थे, और विपक्ष के चेहरे होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो दांव चला था और जो इन लोगों पर भरोसा जताया था, उन राजनेताओं पर अब कोई सवाल नहीं उठा सकता है। उन राजनेताओं ने जो किया है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उन राजनेताओं ने जिस मंच पर पहुंचा उसको वहीं से ही साफ तौर पर देखा गया कि वो कैसे पाकिस्तान को जो है वो लताड़ लगा रहा है। ओवैसी के बयानों ने तो पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। ओवैसी के जो बयान है वो बार बार टीवी चैनलों पर पाकिस्तान के देखे जा रहे हैं, और ये सोचा जा रहा है कि आखिर एक मुसलमान होकर क्यों वो ऐसा कर रहा है। एक चीज़ और इस राजनीति में दिलचस्प हो चुकी है, वो है केरल के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब केरल के दौरे पर थे और वहाँ मौजूद शशि थरूर, तो साफ तौर पर यह इशारा किया गया था कि कुछ लोग जो हैं, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि कुछ लोग यहाँ पर शशि थरूर को देखकर थोड़े से आश्चर्यचकित जरूर होंगे। ये बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है। प्रधानमंत्री मोदी किसके लिए कह रहे थे ये सभी को पता है, और ऐसा ही कुछ अभी नज़र आ रहा है। देखिए, एक तरफ तो महाराष्ट्र के राजनेता हो या दिल्ली के या कांग्रेस पार्टी के कुछ और राजनेता, वो इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, जिस डेलीगेशन को भेजने के लिए मैंने कहा था उनको क्यों नहीं भेजा। और सवाल इसी बात का है कि आखिर में जिन राजनेताओं पर प्रधानमंत्री मोदी भरोसा जता रहे हैं, क्या वो सही में अपने मायनों में खरे उतरें। मैं फिर से एक बात दोहरा देना चाहता हूं कि ये आतंकिस्तान जो भी हमारे साथ करने की कोशिश कर रहा है वो हमसे कभी जीत तो नहीं सकता है, मगर हाँ, ये समय वहाँ तक पहुँच चुका है जहाँ हम उन देशों में जाकर बता रहे हैं कि हाँ, हम ही ने पाकिस्तान को मारा है, और अगर अगली बार भी उसने ऐसी हिमाकत की तो इससे भी ज़्यादा मारा जाएगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से उनको मौका क्यों दिया। कई सारे लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं, मगर मुझे जो मेरा अनुभव कहता है वो यही कहता है कि प्रधानमंत्री जो भी फैसले ले रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कुछ करेंगे, वो उनकी अगली चाल का हिस्सा हो सकता है। सिंधु नदी का पानी रोका गया, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ा भी गया, वाघा बॉर्डर में परेड भी कराई जाने लगी, हालांकि दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। अब इसी पूरे बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उस आतंकिस्तान के मुखिया आतंकी फ़ोन कर कर ये बात कहते नज़र आ रहे हैं कि हम तो बातचीत के पक्षधर हैं। भारत के खौफ से किस तरह पाकिस्तान थर्रा गया है उसका सबसे बड़ा कारण हमारी डेलीगेशन भी, जो तमाम देशों में जाकर इस बात को लेकर बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे हमने इनके आतंकियों को नेस्तनाबूद किया। और अब जो कुछ मुझे प्रतीत हो रहा है वो ऐसा ही है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले दांव पर बहुत देर से टकटकी लगाकर देख रहे हैं, और जो निगाहें हैं उन राजनेताओं के ऊपर भी टिकी हैं जो हमारे देश में रहने के बावजूद भी हमारा अपना ही हित नहीं चाहते। और यही कारण है कि इन राजनेताओं पर जब भरोसा जताया गया तो ये समझ लीजिए कि उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया इतने दिनों में कि वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आए हैं या फिर किसी विपक्ष की डेलीगेशन की तरफ से। आपको एक बात पता होगी कि जब ये बात कही गई शशि थरूर के द्वारा कि हम तो विपक्ष के राजनेता हैं, विपक्ष के तरफ से आए हैं, मगर उनकी बातों में जो संयम था, बातों में जो शालीनता थी, जो बात पॉइंट टू पॉइंट कहनी चाहिए वो कही। पाकिस्तान को उन्होंने सबक भी सिखाया, एक मैसेज भी दिया कि अभी भी वक्त है, आप समझ जाएं। अब ये बात अलग है कि वो नहीं संभलेंगे तो हमारे पास और भी विकल्प हैं।
अब अगले चरण में हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस आतंकी मुल्क के खिलाफ क्या वाकई में कोई बड़ी तैयारी कर बैठे हैं या फिर कोई दोहरी चाल भी यहाँ नज़र आ रही। आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएं। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हिंद।